हेलो फ्रेंड्स। 17 दिसंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाने वाला है। तीन T20 मैचों की सीरीज में इंडिया ने 1-1 से बराबरी कर सीरीज को समाप्त किया। और ओडीआई सीरीज भी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इंडिया की फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की भी फॉर्म काफ़ी अच्छी है। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। उससे पहले वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेस के रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड, मतलब मैच की डिटेल, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा जिससे आप अच्छा विन करोगे। और ड्रीम 11 में अगर मैं बात करूं, ग्राउंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, तीनों ही लीगों के लिए प्रॉपर टीम बताऊंगा जिससे आप अच्छा विन करोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि इस मैच का वेन्यू क्या रहने वाला है, तो वेन्यू रहने वाला है वांडर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग का। जो तीसरे T20 मैच का वेन्यू था वो ही इस पहले एक दिवसीय मैच का वेन्यू रहने वाला है। अगर हम इसके ग्राउंड की पिच की बात करें तो जैसा कि आपने देखा होगा तीसरे T20 मैच में कि पहली इनिंग में बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इंडिया ने 200 प्लस का स्कोर बनाया था और सेकंड इनिंग में इतनी मदद नहीं मिली थी। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को काफ़ी अच्छी मदद मिल रही थी, स्टार्टिंग में पेसर्स को भी मदद मिल रही थी, बाद में कुलदीप ने भी 5 विकेट लिए थे। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें पिच की, तो पिच पहले बल्लेबाजी करने के लिए बहुत अनुकूल है। तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो मेनली बल्लेबाजी ही चुनेगी, बाद में चेज करना पसंद नहीं करेगी क्योंकि चेज करना इतना आसान नहीं होता है। सेकंड इनिंग में बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ, कोई भी टीम जो टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती है, चाहे इंडिया हो चाहे साउथ अफ्रीका, 300 प्लस का स्कोर आराम से बना के जा सकती है क्योंकि दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी काफ़ी शानदार है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, सारे इनफॉर्म बल्लेबाज हैं दोनों ही टीमों में। तो 300 प्लस बन के जा सकता है आराम से। और सेकंड इनिंग में चेज़ करना इतना आसान नहीं रहने वाला है, तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है सेकंड इनिंग में। अगर आप देखेंगे एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो जैसा कि बता रहा हूँ वो भी बहुत कम है, 198 का है। बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है, वनडे के हिसाब से काफ़ी कम है, इतना तो आजकल T20 में भी बन जाता है। और बाकी आप देख रहे होंगे पिच बॉलिंग के अनुकूल है, मतलब बल्लेबाजी के लिए इतनी अनुकूल नहीं है। स्टार्टिंग में ही अनुकूल रहने वाली है, उसके बाद में इतनी अनुकूल नहीं रहेगी। गेंदबाजी के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अगर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में पेस के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी मदद रहने वाली है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच थोड़ी स्लो स्लो होती जाएगी, तो उस हिसाब से बैटिंग करना मुश्किल होगा सेकंड इनिंग में। और फिर सेकंड इनिंग में स्पिनर्स काम में आएंगे। जब पिच स्लो हो जाएगी तो स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलेगी, बॉल काफ़ी नीचे रहने लगेगी और अच्छे मदद मिलेगी और अच्छे विकेट लेके जा सकते हैं स्पिनर्स सेकंड इनिंग में। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी टीम बनाएंगे, थोड़े बॉलर्स स्पिनर्स थोड़े ज़्यादा लेके चलेंगे और पेसर्स थोड़े कम लेके चलेंगे, उस हिसाब से ही हम अपनी टीम बनाएंगे। तो चलिए, अगर सबसे पहले मैं बात करूं विकेट कीपर्स की, तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं मैं केएल राहुल की, T20 सीरीज में केएल राहुल नहीं थे। T20 एक दिवसीय वर्ल्ड कप के बाद आराम कर रहे थे, T20 सीरीज में नहीं थे, ना ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ना ही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इस ओडीआई सीरीज में वापसी कर रहे हैं और इसमें टीम इंडिया के कैप्टन भी हैं। अगर मैं बात करूं तो ओडीआई वर्ल्ड कप में काफ़ी शानदार फॉर्म में थे, अच्छे टच में लग रहे हैं, अच्छी फॉर्म में हैं। बाकी सबसे अनुभवी बल्लेबाज भी हैं इंडिया के इस समय। तो मैं बात करूं अगर साउथ अफ्रीका में खेलने का भी, इनको काफ़ी अनुभव है, पहले खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका में, तो इस मैच के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि इस समय गायकवाड़ के साथ ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर की बजाय ओपन भी कर सकते हैं। और अगर मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं तब भी चौथे पाँचवें नंबर पे खेलेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छी चॉइस बनते हैं इस मैच के लिए, अच्छी लंबी इनिंग खेल सकते हैं। इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन का भी कैंडिडेट रखने वाले हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इनको टीम में लेने के लिए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनते हैं। इनको आप ड्रॉप करके मत चलिएगा, तीनों ही लीगों में इनके साथ ही जाना है। क्लासन की बात करूँ तो क्लासन काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के, विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ की। लेकिन अगर ये साउथ अफ्रीका चेज करती है तब क्लासन को हम पिक नहीं करके चलेंगे क्योंकि उस दौरान स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, स्पिनर्स इनको जल्दी आउट कर देते हैं। पेसर्स को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल के जाते हैं। बाकी T20 में भी बहुत ही अच्छी शानदार फॉर्म में नहीं दिखाई दिए थे, बल्ले से इतना अच्छा नहीं दिख रहे थे, बॉल को इतना अच्छा मिडिल नहीं खेल रहे थे, ख़राब बॉल पे भी आउट हुए हैं और ख़राब शॉट खेल के आए हैं। तो उस हिसाब से अगर इनका सेल परसेंटेज देखें वो भी 56% है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप इनके साथ मत जाइए क्योंकि इस मैच में कुछ खास करने वाले नहीं हैं क्लासन, अगर मैं इनकी करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करूँ।
20 से 30 रन से ज़्यादा ये बना के नहीं जाने वाले हैं, तो एक अच्छी चॉइस नहीं रहने वाले हैं। तो हम इनको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलेंगे। जीएल में हम ट्राई कर सकते हैं इनको एज अ रिस्क प्लेयर, किसकी जगह पे हम ट्राई करेंगे वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड के अकॉर्डिंग हम इनको ड्रॉप करके चल रहे हैं। संजू सैमसन की बात करें, कल के मैच में हो सकता है संजू सैमसन को मौका मिले और विकेट कीपिंग सैमसन करे केएल राहुल की जगह, बाकी मिडिल ऑर्डर में भी सैमसन खेले। लेकिन अगर मैं बात करूं, सैमसन काफ़ी लंबे टाइम से अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद वापसी कर रहे हैं, बाकी साउथ अफ्रीका में खेलने का इनका अनुभव नहीं है। दूसरी चीज़ ये थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं, ख़राब शॉट खेल के भी मोस्टली आउट होते हैं। और अगर बीच के ओवरों की बात करूँ, वहाँ इनको स्पिनर्स का सामना करना पड़ेगा, स्पिनर्स को भी इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो 2-3 इनके नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिए अच्छी चॉइस नहीं रहने वाले हैं। हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे, इनके साथ नहीं जाएँगे। चाहे तीनों ही लीगों में इनके साथ नहीं जाना है, हमको ड्रॉप करके ही चलना है। उसके बाद अगर हम बैट्समैन की बात करें, आर वंडरडोसन, अगर हम ओडीआई की बात करें तो साउथ अफ्रीका का सबसे बेस्ट बल्लेबाज इस समय आर वंडरडोसन है। बहुत ही अच्छा खेलता है बंदा, और इंडिया के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन खेलता है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में रहता है। 3 सेंचुरी मारी इंडिया के अगेंस्ट। अगर एवरेज की बात करूँ, वो भी बहुत दमदार है, बंदे का 55 का एवरेज है। तो बहुत अच्छी चॉइस बनता है। दूसरा, ये अपनी सरजमी पे खेलना है साउथ अफ्रीका में, तो और भी खतरनाक बन जाता है। तीसरा, बट डाउन पे आता है तो लंबी पारी खेलने का पूरा चांस रहता है। कुल मिला के बंदा कल 70-80 रन मार के जाने वाला है, तो ये बहुत अच्छी चॉइस रहने वाला है। इसको आप ड्रॉप करके मत चलिएगा भूल के भी, किसी भी लीग में इनके साथ ही जाना है, तीनों ही लीगों में। श्रेयस अय्यर की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत शानदार खेले थे बंदा, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया अपनी बॉलिंग को। और अगर मैं बात करूं टी20 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेले थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो मौका नहीं मिला, लेकिन काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज हैं। श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाले हैं, वन डाउन पे खेलेंगे इंडिया के लिए, और कल के मैच में अच्छा स्कोर करके जा सकते हैं, 60+ का स्कोर करके जा सकते हैं। बाकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में बात करूँ, एवरेज वो भी बंदे का अच्छा है, 52 का एवरेज है। तो बहुत अच्छी चॉइस रहने वाले हैं श्रेयस अय्यर हमारे तीनों ही लीगों के लिए। आप किसी भी लीग में इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा, इनके साथ ही हमको चलना है। डेविड मिलर की बात करूँ, डेविड मिलर अच्छे बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन छठवें सातवें नंबर पे खेलते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। और कई बार रहता है कि बैटिंग नहीं आती है, अगर टॉप बल्लेबाज अच्छा खेल के स्कोर कर देते हैं तो उनके बैटिंग का चांस कम रहता है। बाकी दूसरी चीज़, ये स्पिनर्स के सामने रहेंगे हमारे यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, तो इतना अच्छा नहीं करने वाले हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको डेविड मिलर के साथ जाने की। आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको ड्रॉप करके चलिए। अगर चाहें तो जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर के तौर पर, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए उपयुक्त नहीं बनते हैं, इनके साथ हम नहीं जाएंगे, इनको ड्रॉप करके चलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करूं, कल के मैच में बंदा ओपन करने वाला है। ओडीआई सीरीज में मौका नहीं मिला था, इनकी जगह यशस्वी जायसवाल खेले थे, लेकिन ओडीआई में ओपन करने वाले हैं। आप सेल परसेंटेज भी देखिए बंदे का 75%। और अगर कल के मैच में बात करूँ, बंदा बहुत ही शानदार खेलने वाला है, ये कम से कम 70-80 स्कोर करके जाने वाला है। बंदे के खेलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में बहुत संभल के खेलता है और बाद में अच्छा आक्रामक खेलता है, तो उस हिसाब से लंबी इनिंग खेलने का बहुत चांस बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें, करंट फॉर्म भी बंदे की बहुत शानदार है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टी20 सीरीज में भी एक शतक मारा था, 123 रन की लंबी पारी, तो काफ़ी अच्छा कैंडिडेट बनता है। इसको हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं। तो हम इनको तीनों ही लीगों में इनके साथ ही जाएंगे, इनको ड्रॉप करके नहीं जाएंगे। रीजा हेनरिक की बात करूँ, रीजा हेनरिक साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपन करने वाले हैं, अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओडीआई के लिए, रीजा हेनरिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, टी20 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि बंदा हमेशा अटैकिंग खेलता है, रुक के नहीं खेलता है, अटैकिंग ही खेलता है, चौके छक्कों में ही डील करता है। और अगर हमारी तरफ से बात करूँ बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की, तो मुकेश कुमार और आवेश खान अच्छी बॉलिंग करेंगे स्टार्टिंग में। अगर इंडिया सेकंड इनिंग में खेलती है तो इनके साथ नहीं जाइए, इनको ड्रॉप करके ही चलिए। स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हमें इनके साथ नहीं जाना है। जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे। इसके बाद अगर हम रिंकू सिंह की बात करें, भाई बंदा बहुत शानदार फॉर्म में, अगर पूरी इंडियन टीम में बात करूं तो सबसे शानदार फॉर्म में रिंकू सिंह ही है। बंदे ने ये भी दिखा दिया है केवल टी20 नहीं खेल सकता, बंदा लंबी इनिंग भी खेल सकता है। तो ओडीआई में बहुत अच्छा चांस रहने वाला है, 5वें 6वें नंबर पे बैटिंग करेगा, बंदे के पास बहुत टाइम होगा, और बंदा अटैकिंग खेल के भी लंबी स्कोर करता है, तो बंदा बहुत अच्छा करने वाला है। अगर मैं बात करूं, 70+ का स्कोर आराम से करने वाला है बंदा, इसको आप ड्रॉप करके मत चलिएगा। कल अच्छी इनिंग खेलने वाले हैं अपने ओडीआई
करियर की पहली इनिंग खेलेंगे और काफ़ी अच्छी खेलने वाले हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा। इनके साथ ही चलना है हमें तीनों ही लीगों में। तिलक वर्मा की बात करूँ, अगर तिलक वर्मा खेलते भी हैं तो वन डाउन सेकंड डाउन पे आएँगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेल परसेंटेज, आप देख सकते हैं वैसे तो इनको मौका मिलने का चांस कम है, सेल परसेंटेज इनका केवल 9% है। इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ज़्यादा में ज़्यादा बढ़ जाए 20%, क्योंकि बंदा इतना अच्छा नहीं खेल रहा है। अगर फॉर्म की बात करूँ, बंदा अटैकिंग खेल रहा है, T20 के हिसाब से अच्छा खेल देता है, अच्छा शॉट चौके छक्के मार के रन स्कोर करता है, बट ओडीआई क्रिकेट अलग है। ओडीआई के हिसाब से मैं इनको एकदम फेल मानता हूँ। ये इतना अच्छा नहीं करने वाले हैं, सफल नहीं होंगे। अगर खेलते भी हैं पहले तो मौका नहीं मिलने वाला है, तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे, इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे तीनों ही लीगों में। इसके बाद अगर मैं आर पाटीदार की बात करूँ, रजत पाटीदार, ये भी अपना पहला ही मैच खेलेंगे ओडीआई, लेकिन इनके साथ नहीं जाना है हमको, तीनों ही लीगों में इनको ड्रॉप करके चलना है। इनको कोई भी अनुभव नहीं है अभी साउथ अफ्रीका की पिचों का, बाकी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाले हैं, तो इनको हम ड्रॉप करके ही चलेंगे। साई सुदर्शन की बात करूँ, इनको भी मौका मिलने का चांस कम ही है कल के मैच में। अगर मौका मिलता है तो मैं अपडेट कर दूंगा इनके साथ जाना है या नहीं। फ़िलहाल तो इनको चांस मिलने वाला नहीं है अभी पहले मैच में, सेकंड थर्ड मैच में मिलने का चांस हो सकता है। तो अगर खेलेंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे आपको कि लेना है या नहीं। इसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स पे बात करें, एडन मार्करम भाई सबसे शानदार फॉर्म में है साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन मार्करम, कैप्टन भी ही हैं साउथ अफ्रीका के नए। अगर मैं बात करूं, बाबूमा केवल टेस्ट में कैप्टन होंगे, मार्करम T20 और वनडे में। अगर मैं बात करूं, बंदा बल्लेबाजी बहुत शानदार कर रहा है, वन डाउन सेकंड डाउन पे आता है, अच्छी बैटिंग करता है, पावरफुल शॉट खेलता है, चौके छक्के भी मारता है, तो पॉइंट्स हमको अच्छे दिला के जाएगा। दूसरा प्लस पॉइंट क्या बनता है बंदे का, कि बंदा बॉलिंग भी करता है, वहाँ से भी आपको 6-7 ओवर डाल के जाएगा, तो हो सकता है 2+ विकेट वहाँ से भी लेके जाए। अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो बंदा 2+ विकेट लेके जा सकता है। बाकी स्कोर भी बंदा 50+ करके जा सकता है, तो इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी लेके चल सकते हैं। इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा, तीनों ही लीगों में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अक्षर पटेल की बात करूँ, अक्षर पटेल बहुत ही शानदार फॉर्म में दिखे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बंदे की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि बंदा 7वें नंबर पे बैटिंग करेगा, वहाँ से आपको 50+ स्कोर मार के दे सकता है, अगर इतना लंबा चांस रहेगा। वरना थोड़ा चांस भी होगा तब भी 20 से 30 रन बना के देगा। बाकी बॉलिंग पूरे 10 ओवर डालेगा तो 3+ विकेट लेके वहाँ से भी जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। अगर मैं बात करूँ अक्षर पटेल की, सेल परसेंटेज भी आप देखेंगे 77% का है, तो बंदे के साथ ही जाना है, हमको ड्रॉप नहीं करना है। ड्रीम 11 के हिसाब से हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले वायु की बात करें, पहले वायु की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में इतने इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए, कोई भी असर नहीं डाल पाए। अगर इंडियन बल्लेबाजों की बात करूं, जो 1-2 विकेट मिला भी है T20 में, वो केवल T20 मोड के कारण मिला है, क्योंकि T20 में अटैकिंग खेलता है बल्लेबाज, गलती करके विकेट गवा देता है, लेकिन वनडे में काफ़ी टाइम होता है, आराम से खेलता है, तो इतना इफेक्टिव नहीं दिखते। बॉलिंग के लिहाज से इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे, बॉलिंग के लिहाज से इंक्लूड मत कीजिएगा। अगर बैटिंग के लिहाज से भी मैं बात करता हूँ, तो बंदा 7वें 8वें नंबर पे खेलेगा, वहाँ बहुत लंबा चांस होने वाला नहीं है इनके लिए कि ये अच्छा स्कोर कर पाएँ। 10-15 से ज़्यादा स्कोर करके नहीं देंगे हमको, तो उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट नहीं बनते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इनके साथ जाने की। आप इनको ड्रॉप करके चलिए तीनों ही लीगों में। वाशिंगटन सुंदर की बात करूँ, इनको पहले मैच में मौका नहीं मिलने वाला है, अगर खेलते हैं तो मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल पहले मैच में हम इनको ड्रॉप करके ही चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, तो बॉलर्स में सबसे पहले बात करूँ केशव महाराज। तो अगर मैं बात करूँ जो भी प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं ओडीआई में, उनमें सबसे अनुभवी केशव महाराज ही हैं, और कोई बड़े बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। एंडी रवाडा, नोकिया या कॉटजी वगैरह कोई नहीं खेल रहा है, केशव महाराज ही एक इकलौते बॉलर हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं। उनको इंडिया के अगेंस्ट खेलने का भी बहुत अनुभव है, और नंबर 1 बात करूँ T20 बल्लेबाज बॉलर भी रह चुके हैं। काफ़ी अच्छी फॉर्म में है बंदा, बहुत अच्छे टच में दिख रहा है। T20 में बंदे ने दिखा दिया था कि अभी भी फॉर्म बहुत खतरनाक है, तो इसको आप भूल कर भी ड्रॉप मत कीजिएगा। इसके साथ ही जाना है हमको तीनों ही लीगों में, केशव महाराज के साथ जाना है। कुलदीप की बात करूँ, लास्ट T20 मैच में बंदे ने बहुत शानदार बॉलिंग की थी, 5+ विकेट लेके गया था। अगर यहाँ की पिच की बात करूँ, जोहानिसबर्ग सेम वही पिच है, अगर सेकंड इनिंग में इंडिया बॉलिंग करती है तो बंदा बहुत खतरनाक होने वाला है, 4+ विकेट लेके जाएगा। तो इसको किसी भी हालत में हमको ड्रॉप करके नहीं चलना है, हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं, इनको ड्रॉप नहीं करना है, इनके साथ ही हम जाएंगे।
यजवेंद्र चहल की बात करूँ, चहल को मौका मिल सकता है कल के मैच में कुलदीप के साथ या नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जहाँ तक है चहल भी खेलेंगे। लेकिन अगर खेलते भी हैं तब भी मैं इनके साथ जाने की अभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि करंट फॉर्म इनकी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी काफ़ी लंबे टाइम बाद ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। और साउथ अफ्रीका में बात करूँ तो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो इतनी मदद नहीं मिलने वाली स्पिनर्स को, तो इस हिसाब से हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। बाकी टॉस के अकॉर्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा कि चहल के साथ जाना है या नहीं जाना है। अगर पहले बॉलिंग करती है इंडिया तो चहल के साथ नहीं जाएंगे, मुकेश कुमार के साथ जाएंगे। अगर सेकंड इनिंग में इंडिया बैटिंग बॉलिंग करती है तो चहल के साथ जाएंगे, मुकेश को ड्रॉप करेंगे। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। इसके बाद शम्सी की बात करूं तो शम्सी, अगर बात करूं साउथ अफ्रीका में केवल दो ही बॉलर हैं, एक किशन मरा, दूसरे टी शम्सी। स्पिनर्स ही हैं दोनों, तो दोनों ही बॉलर अनुभवी हैं। केवल यही दो बॉलर हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं। बाकी फास्टर्स में कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि साउथ अफ्रीका का बॉलर इफेक्ट डाल पाएगा इंडियन टीम पे। तो शम्सी के साथ ही जाइए, पूरे 10 ओवर डालेंगे शम्सी, वहाँ से आपको 2-3 विकेट दिला के जा सकते हैं आराम से। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं तीनों ही लीगों के लिए। अर्शदीप सिंह की बात करूँ, अर्शदीप सिंह को अभी तक टी20 का अनुभव है, ओडीआई का इतना नहीं है। ओडीआई का अनुभव बहुत कम है। दूसरा बंदा आउट ऑफ टच लग रहा है, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं करंट फॉर्म की बात करूँ, बहुत ही ख़राब जा रही है। हो सकता है बंदा पूरे 10 ओवर भी ना डाले। तो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बनते हैं हमारे तीनों ही लीगों में, हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। दिनेश शहर की बात करूँ, अभी पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे, दूसरे मैच से खेलेंगे। एल विलियमसन की बात करूं तो एल विलियम्स इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो एल विलियम्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका बॉलिंग करती है तो टी शम्सी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो मैं टॉस के बाद फिलहाल अपडेट कर दूंगा। फिलहाल हम टी शम्सी के साथ ही अभी जा रहे हैं, एल विलियम्स को हम अभी ड्रॉप करके चल रहे हैं। आवेश खान की बात करूँ, आवेश खान को कल मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मिलता भी है तब भी हम आवेश के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बंदे की करंट फॉर्म और अनुभव की बात करूँ तो उस हिसाब से बंदे को कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। एक ज़्यादा में ज़्यादा एक विकेट मिल जाए, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। मुकेश कुमार की बात करूँ, कल मुकेश कुमार अपना ओडीआई डेब्यू कर सकते हैं। बंदा बहुत ही अच्छी टच में है। आप सेल परसेंटेज देखेंगे कि केवल 27% है, लेकिन मैं बता दूं कि इसको आप ड्रॉप करके मत चलिएगा किसी के भी कहने पे। बंदा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कल के मैच में 3+ विकेट लेके जाएगा। 1-2 विकेट आपके स्टार्टिंग में ले सकता है, बाकी डेथ में भी 1-2 विकेट लेके जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमारे तीनों ही लीगों के लिए, मुकेश के साथ जाएंगे। तो 11+ हमारे हो गए हैं। अगर मैं बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं आपको 4-5 ऑप्शन बता देता हूं, आप उनमें से कर सकते हैं। पहला केएल राहुल, दूसरा आर वेंकट हुसैन, तीसरा ऋतुराज गायकवाड़, चौथे मार्करम और पांचवें अक्षर। आप इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर कल के मैच के लिए मैं बात करूंगा तो मैं कैप्टन एल केएल राहुल के साथ जाऊंगा, बाकी मार्करम के साथ वाइस कैप्टन जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टीम रहने वाली है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करता हूँ तो ये टीम हमारी रहने वाली है दोनों ही लीगों के लिए, स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत परफेक्ट टीम है। केएल राहुल हमारे कैप्टन रहने वाले हैं, वाइस कैप्टन हमारे मार्करम। बहुत अच्छे प्लेयर हैं हमारी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, हमको आराम से जिता सकते हैं। बाकी अगर 1% ये फेल भी होते हैं तो उसके लिए भी हमारे अच्छे प्लेयर हैं। हमारे पास अक्षर पटेल रहेंगे जो हमको जिता के जाएंगे, दूसरा रिंकू सिंह रहेंगे, तीसरा टी शम्सी रहेंगे और मुकेश कुमार। ये 4 प्लेयर हमने ऐसे लिए हैं जो अगर कैप्टन वाइस कैप्टन 1% फेल भी होते हैं तब भी हमको स्मॉल लीग और हेड टू हेड आराम से जिता देंगे। तो ये परफेक्ट टीम है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। इसमें आप कोई भी चेंज मत कीजिएगा, इसी टीम के साथ ही जाइएगा। अगर आप जीएल में ट्राई करना चाहते हैं टीम, तो जीएल के लिए मैं आपको बता देता हूँ 1-2 रिस्क प्लेयर हमको कौन से लेके चल रहे हैं। तो जीएल में 1-2 चेंजेस रहेंगे हमारे। अगर मैं जीएल की बात करता हूँ तो जीएल में रिंकू सिंह की जगह हमारे रहेंगे क्लासन, और बात करूँ तो शम्सी की जगह रहेंगे हमारे विलियम्स। ये 2 चेंज रहने वाले हैं हमारे जीएल के लिए। और अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की मैं जीएल में बात करता हूँ तो जीएल में आप कैप्टन चाहिए राशि वंडर हुसैन के साथ जाइए, और वाइस कैप्टन जाइए आप कुलदीप यादव के साथ। बहुत ही यूनिक पेयर रहने वाला है, बहुत कम लोगों ने किया होगा कैप्टन है इनको वाइस कैप्टन, 10-12% से ज़्यादा नहीं। ये अगर हमारे चल गए रिस्क प्लेयर तो आपको पक्का जीएल जिता के जाएंगे।
तो जीएल में हमारे क्या चेंज रहने वाले हैं फ्रेंड्स? अगर मैं जीएल की बात करूं तो जीएल में 2 चेंज रहने वाले हैं। रिंकू सिंह की जगह क्लासन, शमसी की जगह विलियम्स लेके चलिए, राशिद हुसैन को कैप्टन करिए और कुलदीप यादव को वाइस कैप्टन। बहुत ही यूनिक टीम रहने वाली है हमारी जीएल के लिए, जो आपको आराम से जिता के जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी तीनों ही लीगों के लिए टीम, लेकिन फ्रेंड्स फाइनल टीम नहीं थी। एक दो चेंजेस वो होंगे, वो मैं टॉस के बाद ही आपको अपडेट कर पाऊँगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और टॉस के बाद मैं तुरंत अपडेट कर दूँगा जो भी चेंजेस रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे ग्रो करने पे हेल्प मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़